देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ तो हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से हटाने के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि हम दोबारा इलेक्शन का सोच रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने अदालत से हमजा शहबाज को हटा कर वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए कम अज़ कम 10 वक्त का देने का इस्तदा कर दिया है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने हमजा शहबाज से मुशावरत के लिए 1 दिन की मोहलत भी मांग ली है और कहा है कि इलेक्शन में कोई इख्तलाफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ ये मामला है एक तरफ, लेकिन साथ ही ये भी सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है कि नर्ख बढ़े जा रहे हैं बिजली के फ़ी यूनिट के, सारी चीज़ों के, लेकिन बिजली अवेलेबल नहीं है। तवील लंबी जो है वो लोड शेडिंग चल रही है और उस लोड शेडिंग का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना किसी को इस बात की फ़िक्र है कि आवाम के लिए क्या हो रहा है, ना किसी को इस बात का दुख और एहसास है कि आवाम जो है वो किस तरह से सफ़र कर रही है। दूसरी तरफ जी, IMF की 2 किस्तें एक साथ मिलेंगी, मुल्क दिवालिया होने के ख़तरे से निकल चुका है। मुफ्ती इस्माइल साहब आज ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये जो क्लेम है ये किस हद तक ठीक है इसको भी देखना है। साथ ही जो हम ये देख रहे हैं कि जी मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने भी हमजा शहबाज की हिमायत करके नून लीग के दावे की दूसरी तरफ तरदीद कर दी और काफ लीग में भी हमें डिवाइड एंड रूल नज़र आता है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे और ना सिर्फ इस पर बात करेंगे बल्कि दूसरी तरफ जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, वो फिर से कॉल दे रहे हैं जी सड़कों पर निकलने की और बार बार इलेक्शंस कराने की। वही सेम मामला है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, आज भी उन्होंने बात की है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे, डिबेट का फोरम ऑन करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं जी उज़मा रियाज जदून साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शकीला लुकमान साहिबा मुस्लिम लीग नून से, और जी ज्वाइन करेंगे उसामा कादरी भी MQM पाकिस्तान से। सबसे पहले मैं जाती हूँ जी उज़मा रियाज जदून साहिबा की तरफ। उज़मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इस वक्त सिनारियो है ख़ास तौर पे महंगाई का, बिजली का, लोड शेडिंग का और भी दीगर चीज़ों के हवाले से, इस सारी सिचुएशन में अब तो खुल के सामने आ गए हैं जो कि हुकूमत की मखलूक हुकूमत के साथ बैठे हुए अपने लोग हैं, तो क्या वो भी जो बातें कर रहे हैं महंगाई के हवाले से और जो सिचुएशन और जो इश्यूज़ जो उनके सामने मौजूद हैं, इसको देखते हुए आप लोगों को अब कोई थोड़ी सी रिलीफ नज़र आ रहा है? कि जाहिर सी बात है क्योंकि वो सारे लोग भी अगेंस्ट में बात कर रहे हैं और प्लस अब जो खान साहब कह रहे हैं, कॉल दे रहे हैं सड़कों की, उस पे जो है वो क्या नई स्ट्रैटेजी बनाई गई है PTI की तरफ से? बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से इस वक्त PDM ने एक साजिश के तहत मुदाखलत करते हुए एक इलेक्टेड वजीर आज़म को निकाला, और निकालने की वजह क्या बनी जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा शोर मचाया करते थे कि जी मुल्क के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ा दी गई हैं। और उस वक्त मुफ्ती इस्माइल साहब ये कहा करते थे कि हम पेट्रोल को 90 रुपए के ऊपर लेकर आएंगे और 90 के ऊपर भी हमें कुछ बचत होगी। इसी तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन थी। नामुनासिब हालात के बावजूद अल्लाह तबारक ताला ने खान साहब का साथ दिया, अवाम ने खान साहब का साथ दिया और मुश्किल हालात के होने के बावजूद हम GDP को 6% पे लेकर गए। तो 6% में हमारी GDP एक बहुत बड़ा, एक आप ये कह लें कि हमारी अचीवमेंट थी। एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी, इंपोर्ट हमारी कम हुई, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा डेवलप हुआ। जब से ये PDM आए और जिन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ था और जो बहुत कहते थे कि आप नालायक और नाअहल हुकूमत हैं और आपकी वजह से पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है, तो वो तो यहाँ पे महंगाई कम करने के लिए आए थे। इस वक्त आप बिजली को भी आप देख लीजिए, देख लें कि जो लोड शेडिंग का हाल है कि वो दुनिया सारी, एक तो गर्मी तड़प के रह गई है। मैं कहती हूँ एबटाबाद जैसे शहर के अंदर भी, आपको पता है कि मेरा पहाड़ी इलाका है हमारा, और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है। इसके बावजूद आजकल गर्मी इतनी है कि बच्चे स्कूल से वापस आते हैं तो उनके लिए बिजली नहीं होती। स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो शोर मचाते हैं कि जी गर्मी शदीद होने की वजह से पढ़ाइयाँ मुतासिर हो रही है। मैं कहती हूँ इस हुकूमत की वजह से हमारा छोटा बच्चा तक मुतासिर है।
और बिजली की आप निर्ख देख रहे हैं ये किस तरह से बढ़ा रहे हैं। ये कहते हैं कि 12 रुपए फी यूनिट हमने बढ़ाया है। ये 12 रुपए नहीं है, अगर टैरिफ और टैक्सेस वगैरह को अगर आप मिलाते हैं तो ये तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट के हिसाब से पड़ता है। और आप ये देख लीजिए कि जो हालात हैं, बहुत कहते थे मिफ्ता इस्माइल साहब कि जी हमने ऐसे करना है ऐसे करना है। इन्होंने अपनी याशियों में इजाफा कर दिया और टैक्सेस लगा दिए गरीब आवाम के ऊपर। 40,000 जिसकी आमदनी है उसको ये 2,000 रुपए दे रहे हैं उनकी मदद के लिए, और जिसकी 50,100 रुपया कीमत है उसके ऊपर इन्होंने टैक्सेस लगा दिए। इन्हें तो अभी तक ये नहीं पता कि इन्होंने टैक्सेस का निजाम किस तरह से लेकर आना है। जिनकी इनकम ज्यादा है उस पर भाई ज्यादा टैक्स लगाओ, जिनकी कम है उनको रिलीफ दो, मसावात लेकर आओ। खान साहब जब बात करते थे मदीना की रियासत की तो उसमें यही होता था कि इक्वालिटी हो। यूरोप के अंदर आप जाए, आप अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अमेरिका के वैसे भी आप बहुत बड़े गुलाम हैं, अमेरिका को बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं, तो कम अज कम टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, टैक्स की जो वहां पे सिस्टम है उस चीज को ही आप लोग फॉलो कर लीजिए कि जो जो जिनकी हाई इनकम है उनके ऊपर हाई टैक्सेस है और जिनकी लो इनकम है उनके ऊपर लो टैक्सेस के लेकिन अलावा उसके लिए भी उस बार जो ले आए गरीब ना, है सुपर टैक्स लेकर आए, सुपर से सुपर टैक्स। सुपर टैक्स। जी, अब सुपर टैक्स आप देख लें कि जो हमारी इंडस्ट्री थोड़ी बहुत चलनी शुरू हुई थी, हमारी एक्सपोर्ट इंक्रीज होने लगी थी, वो सुपर टैक्स लगा के इन्होंने फिर दोबारा से इंडस्ट्रियों का भी बड़ा गर्क किया और लोगों का भी बड़ा गर्क किया। आम आवाम बेचारी, मैं कहती हूँ टैक्सेस के बोझ के नीचे दब गई है। जो एक कहते हैं ना, जो मिडिल क्लास थी, वो मिडिल क्लास थी वो लो मिडिल क्लास में आ गई है, और जो लो मिडिल क्लास थी वो बेचारी पुअर की कैटेगरी में आ रही है। तो मैं ये जब ये सारे हालात देखती हूँ, लोगों को देखती हूँ, और मुझे लगता है जी खान की जद्दोजहद इस मुल्क और कौम के लिए अपनी जगह पे, लेकिन अल्लाह तबारक ताला और ये जो लोग हैं इन लोगों की बदुआएं जरूर पीडीएम को जी अपनी औकात में लेकर आएंगी। और वो जो हमारे अलायंस थे, जो हमारे साथ बैठे हुए थे, उनको बहुत ज्यादा हमसे गिले शिकवे होते थे। आज 2 महीने नहीं गुजरे तो उन्होंने भी, आप देख लें कि फ्लोर ऑफ चीखें द निकल हाउस गई असलम बोतानी क्या क्या साहब की बातें कल। करनी शुरू हाँ, कर दी। नहीं, असलम बोतानी साहब की चीखें निकल गई कल। कल वसीम अख्तर साहब ने बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाया। लेट मी गो टू शकीला लुकमान साहिबा। शकीला बाजी, ये क्या हो रहा है? ये हुकूमत आ तो गई है और खुशी खुशी आई, बहुत ढंडोरे पीट कर आई और बड़े मजे से आई, तो लेकिन आके संभली नहीं संभले जा रही, ये क्या मसला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने ये कहा है कि हम बड़ी खुशी खुशी आए, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, ये गलत है। हम कोई खुशी खुशी नहीं आए। हमें क्या नहीं पता था कि इस मुल्क के क्या हालात 4 सालों में इन्होंने कर दिए हैं। तो क्या हमारा दिमाग रहा था कि हम कहते कि 1 साल सवा के लिए 1.5 साल के लिए आके तो हम अपने गले में सीट डाल लें। क्यों किया हमने? इसलिए कि सारी पाकिस्तान की एक पार्टी एक तरफ और पाकिस्तान की सारी पार्टियां दूसरी तरफ खड़ी हो गई, और उन्होंने कहा कि ये मुल्क जिसका जो है ये मुआशी तौर पे और हर लिहाज से इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, बहुत बुरे हालात हो गए हैं। तो अगर हमने इसका बेड़ा ना उठाया तो ये मुल्क जो है वो और तबाह बर्बाद हो जाएगा और हमारी आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए हमने ये इनका जो गंद था उसको उठाया और सर पे रखा और ले चल पड़े, वरना हमें कोई शौक नहीं था। हम चाहते थे कि ये 5 साल पूरे करें, लेकिन इन्होंने एक हद क्रॉस कर दी थी, इस वजह से यह हुकूमत लेनी पड़ी। हमें नहीं पता था कि इन्होंने 3 महीने पहले किस तरह जो कीमतें खरीद जो थी, पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी, मसनूआत वो महंगी लेके और सस्ती बेच रहे थे। फिर एंड में जनाब अली इन्होंने उसी गुस्से और उसमें जाके तो सारा कुछ जनाब उनको वो फिर सब्सिडी भी अरबों के हिसाब से हर महीने 125 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही थी और खजाना खाली हो गया था। और वो मुल्क जो पहले ही इन्होंने कर्जों पे चला रहे थे, उसके ऊपर कर्जों पे कर्जे इन्होंने 4 बजट पेश किया। आप देखिए कि चारों दफा इन्होंने खसारा पेश नहीं किया। इन्होंने हर महीने के अब सब्सिडी देने लगने थे, उसमें 125 अरब की जो है वो सब्सिडी नहीं दे रहे थे। तो बाकी बताएं कि फिर किस तरह मुल्क चलना था, फिर किस तरह IMF को क्रॉस करना था, किस तरह उनकी अपनी शराइत पूरी करनी थी। तो ये सारी मुसीबतें आप कहें खुशी खुशी
हमने ये पत्थर दिल पे रखे और इस मुल्क को बचाने के लिए जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था उससे उसके दहाने तक मुल्क पहुंच गया था। तो हमने उस मुल्क को निकालने के लिए डेफिनेटली हमें बहुत मुश्किल फैसले करने पड़े जो हम भी करना नहीं चाहते थे। हम जो महंगाई ऑलरेडी बढ़ चुकी थी, ऑलरेडी पेट्रोलियम प्राइसेस जो थी वो बढ़ चुकी थी, गैस बिजली की सब प्राइसेस, हम किस तरह इस चीज को लेते। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें ये संभालना है और मुश्किल हालात से गुजरना है और उस मुश्किल हालात से हम गुजर रहे हैं। अब उसमें से काफी गुजर चुके हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि IMF जो कड़ी शराइत पे इन्होंने कर्जे लिए थे उनके के साथ जो मंसूबे लगाए थे, उनके साथ जो कमिटमेंट इन्होंने की हुई थी और खुद उसको उसी को ये पूरी भी नहीं कर रहे थे। लेकिन ना ये एक तो होता है ना, एक शराइत पूरी भी नहीं कर रहे थे। तो आप देखें कि क्या हशर हो जाता, फिर क्या होता आपका अगर IMF ना देता तो आप तो फिर चलेंगे ना डिफॉल्ट में। तो हमने ये सारी मुसीबतें अपने गले पर डाली, अपने सर पे रखी और उसको लेके चले और अब तक 2-3 महीनों 2.5 महीने हो गए, 3 महीने उसी मुश्किलात में से इंशाल्लाह हम निकल के अब हम जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया। आज हमें IMF के साथ भी जो है हमारे इंशाल्लाह वो जो है वो कमिटमेंट उनके साथ हो गई और दस्तावेज भी वो साइन अप हो जाएंगे और उन्होंने भी जो है वो अरब का क्या दिया कि वो हमें जो है $2 अरब मिल जाएंगे उनकी तरफ से। तो ये फिर अब हम डिफॉल्ट से निकल गए हैं इंशाल्लाह। अब आइंदा दिनों आने वाले जो दिन होंगे और महीने होंगे उसमें हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमारा काम जो है वो हमारी हुकूमत और इत्तेहादियों के साथ मिलके जो हम मिलके चला रहे हैं, हमारा काम जो है वो सिर्फ काम और 24 आवर काम है। और इंशाल्लाह आप हमें 1 साल दे दें, हमने आपका 4 सालों का गंद निकालना है और 1 साल में इंशाल्लाह आपको फर्क महसूस होगा, आपको हर चीज में बेहतरी आएगी। लोड शेडिंग हम आए थे तो लोड शेडिंग नहीं शुरू हो गई थी क्या? हमारे 4 या 6 शकीला महीने बाजी, लोड के बाद शेडिंग कोई शुरू पीछे हुई आए है। कि गवर्नमेंट तो छोड़ के नहीं गई थी, उनकी गवर्नमेंट में तो लोड शेडिंग नहीं हो रही थी। तो काबिल हम तो जब आए हैं उसी दिन से लोड शेडिंग हो रही है। तो ये तो साहब आपको क्या बताना बात कर रहे चाहिए थे? ना कि क्यों नहीं, हो रही पहले ये है। आप बताएं कि कितने दिनों के बाद लोड शेडिंग शुरू हुई थी उनके बाद, उनके आने के बाद? आप जरा ये बता दें, आपको इल्म है, आपको याद है तो जी बताएं। बिल्कुल, मैं वही तो कह रही हूँ कि आपने जैसी गवर्नमेंट संभाली तो उसके अगले दिन से ही लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई। तो फिर आप बताइए क्या आपने रातों रात खुदा ना खास्ता कुछ कोई ऐसा बड़ा गलत काम कर दिया था जो इन्होंने 4 सालों में नहीं किया था और हमने आते सारी हमने सारा बेड़ा गर्क कर दिया? ऐसी बात नहीं है। हमने तो आते सार ये जो मुश्किलात थी, हमने महंगी जो है वो इन्होंने जो कारखाने बंद किए हुए थे, महंगी गैसें और महंगे उसको चलाने के लिए हमने जो है वो बेहतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इंशाल्लाह इन्होंने देखे, इनका आपने देखे ना, इन्होंने जब उस गैस ही नहीं खरीदी, इन्होंने LNG नहीं खरीदी, ना सस्ती ली ना महंगी ली। जो आज देखिए पूरी दुनिया में पेट्रोलियम मसनूआत गैस प्राइसेस सारे ऊपर जा चुके हैं, लोगों ने धड़ाधड़ खरीद ली है और हमारे सोए रहे, हर साल सोए रहते थे। LNG तो खरीदते ही नहीं थे इन्होंने। लॉन्ग रन हमने मंसूबे लगाए थे, लॉन्ग रन उनसे कॉन्ट्रैक्ट किए थे। हमने $12 की जब दी थी तो हमारे ऊपर ये इतनी चढ़ाई करते थे और आज देखें क्या क्या प्राइसेस हो गए। अब किस तरह इसको चलाना ये हमें पता है कि किस तरह हम शमसी तवानाई को मंसूबे के ऊपर गौर करें कि उसके ऊपर काम करें। फिर इसके अलावा आप देखें हमने अफगानिस्तान में कोयला जो है उनसे लेने का जो है 2 अरब हमें साल का उसका मतलब एडवांटेज मिलेगा, हमें सस्ता मिलेगा। तो मेरा मतलब बचाएंगे हम। तो हम तो देखिए कोशिश हर तरफ जो मसाइल बिखरे हुए हैं उनकी कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ज़राअत भी बेहतर हो, हम हर तरफ हम जो है हाथ पैर मारे और इंशाल्लाह हम वी आर वर्किंग हार्ड। हम अपने मुल्क के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और करेंगे और इंशाल्लाह हम रिजल्ट हासिल करके दिखाएंगे। हमने पहले भी साबित किया हुआ है। आपको पता है कि 2018 की जब गवर्नमेंट दी थी तो मुल्क की हालात किस तरह थे। आप एक एक चीज को अगर गौर करें तो आपको पता चल जाएगा कि महंगाई कितनी थी। आपको पता है शकीला बाजी, आपकी नॉलेज में है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर कराची में बिजली की बंदिश के हवाले से
एक एहतजाज जारी है और मैदान जंग बन चुका है इस वक्त जो माड़ीपुर रोड है, और 24 घंटे से ये बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी एहतजाज कर रहे हैं कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन सिटी में। आपको याद होगा, अब से थोड़ा सा पीछे चली जाइए, 8 महीने 9 महीने पहले एक थोड़ा सा बिजली का शॉर्टफॉल हुआ था कराची के अंदर, जिसके ऊपर आप लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। असद उमर साहब हिमसेल्फ वेंट इन फॉर इट, और उन्होंने जाके के इलेक्ट्रिक के साथ एंड दे सेट ओवर देयर, उन्होंने जाके मुज़ाकरात किए थे, और उनके अपने ही प्रोविंशियल जो यहाँ पे नुमाइंदे थे यानी कि जो MPs थे वो जो है एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो बैठ गए थे वहाँ पे जाके, एंड दे वर नॉट गेटिंग आउट ऑफ इट अंटिल असद उमर हैज़ केम बाय हिमसेल्फ, और उन्होंने नेगोशिएशंस नहीं किए। बट नाउ एंड देन अगर हम अभी बात करें तो देयर आर सिंस 24 आवर्स के लोग बैठे हुए हैं, एहतजाज हो रहा है, कराची में कियोस्क हो गया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट किसकी है? सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी की, जो कि आपके साथ इस वक्त ज्वाइंट वेंचर में है। आप लोगों ने बात की खुर्रम दस्तगीर साहब किधर है, वो आके इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं हमें बहुत कि जी रिजीम चेंज कैसे हुई और क्या हुआ, लेकिन क्या वो इस बारे में भी कोई बात करना पसंद फरमाएंगे कि जो 24 घंटे से कराची की सूरत हाल है बिजली की तवील लोड शेडिंग और बंदिश के हवाले से? जी ये देखें रिदा, ये तो वेरी अनफॉर्चुनेट, पूरा मुल्क हमारा है, जहाँ जहाँ भी ये भी हो रहा है, ये बड़ी परेशानी और तकलीफ का बात है कि इतनी गर्मी में अगर आप इतने घंटे जो है वो लाइट ही ना आए तो बहुत तकलीफ। आपको पता है कराची में कितनी लंबी तवील लाइट्स जा रही है? 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 14-14 घंटे की लाइट नहीं है कराची के अंदर, कई इलाकों में है ही नहीं बिजली। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इसका इम्पैक्ट आप देखें इस लिहाज से बुरा आता है। वन ऑफ माय मतलब हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होते हैं, मुझे आज ये पता चला जस्ट बिकॉज ऑफ दिस माड़ीपुर रोड की वजह से, वहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज है जिसमें हमारे फॉरेनर्स डिप्लोमेट्स वगैरह काम कर रहे हैं, एंड दे वर टेलिंग कि जी हम तो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि सड़कों पर जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। नहीं तो आप सोचें कि कितना बैड इम्पैक्ट जा रहा है हमारे मुल्क का जाता है जब इस तरह की सिनेरियो इमर्ज होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, आपको पता ही है, तो ये मसले देखें पूरी दुनिया में ये चीजें ये बढ़ी हैं, पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, और फिर दायरा रिजल्ट आज शुरू हो गए हुए, हमें लोड शेडिंग की तरफ बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन आप देखिए ना, हमें भी कुछ थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम आगे जाने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आगे जाएंगे। ओके ओके, उस्मा रियाजुद्दीन साहब आपकी तरफ आऊंगी। उज़मा बाजी, जो बातें शकीला बाजी कर रही हैं आप उसको किस तरह से देख रही हैं? वो कह रही हैं थोड़ा सा टाइम दे दें, इंशाल्लाह चीज़ें अपग्रेड हो जाएंगी। IMF से आज अच्छी डील आ गई है, खुशखबरी आई है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने सुनाई है, आगे भी मामला जल्दी हल होंगे। आपको नजर आ रहे हैं? मैं तो ये समझती हूँ रिदा कि अल्लाह तबारक ताला ने जो इनके बहुत बड़े बोल थे ना, जो ये हमें बड़ा नालायक नाअहल कहते हुए हमारी पॉलिसीज पे ऑब्जेक्शन किया करते थे और कहते थे 1 रुपया पेट्रोल का बढ़ा तो हम ये से ये करके रख देंगे, हम ऐसे कर देंगे, हम महंगाई मार्च करेंगे, और अगर पेट्रोल महंगा हो और बिजली महंगी हो तो वजीर आजम चोर होते और लेकर वो खड़े हुए होते थे, अपने वो कार्ड्स लेकर खड़े हुए होते थे। अल्लाह तबारक ताला ने इनको लेकर आया और उन्होंने लोगों के सामने अल्लाह ने इनको बेइज्जत किए जी, अल्लाह ने इनको बेइज्जत किया, और खान साहब को अल्लाह ने सुरखरू किया है, बताया लोगों को अल्लाह तबारक ताला ने कि देख लें कि खान की नीयत और खान के तरीके कैसे थे और इनकी नीयत और इनके तरीके कैसे थे। ऐसे तो नहीं, खुर्रम साहब ने बात की थी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने, कि हम यहाँ पे रजीम चेंज ऐसे ही नहीं हुई, रजीम चेंज अमेरिका को खुश करने के लिए, और दूसरा इन लोगों को NRO 2 नहीं मिल रहा था, इन लोगों के केसेस साफ नहीं हो रहे थे, इनके ECL के अंदर नाम थे, इन लोगों ने अपने आप को, अब देखे ना, इन्होंने EVM खत्म कर दी, वो अवाम के मफाद में थी, इनके मफाद में नहीं थी। इन्होंने अपने सारे वो क्या कहते हैं जितने इनके पर मुकदमे थे, मुकदमे खत्म कर दिए। ऐसा प्लान नहीं किया कि गैस इन्होंने मंगवानी थी, LNG इन्होंने मंगानी थी और बिजली लोगों को देनी थी, कोई वो वाला मामला नहीं है। 5 अरब रुपए सालाना के हिसाब से असम्बली के इन लोगों ने बढ़ा दिए हैं पैसे, और PM हाउस के अंदर जी स्विमिंग पूल बन रहा है, वॉशरूम्स की जी चेंज होने लग गई हैं, टाइलें चेंज होने लग गई हैं कि इज्जत माफ ये जो वजीर आजम बादशाह साहब आए हुए हैं तो इसलिए उन लोगों को पसंद नहीं है, तो ये वो स्विमिंग करते हैं सुबह तो 9 करोड़ का उनका जी वो बनेगा। इन्हें आवाम से कुछ
लेना देना नहीं है जी। गाड़ियां देके लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी हैं। बाकी अगर देखा जाए हम बहुत ज्यादा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और मुश्किल फैसले करने हैं तो जो ऑफशोर्स कंपनी में पैसे रखे हुए हैं, जो आपने पाकिस्तान से लूट के पैसा लेकर गए और पाकिस्तान में लेकर आओ ना, वापस लेकर आओ उस पैसे को। उस पैसे से तुमने यूरोप और अमेरिका की मिलें चला रहे हो, सऊदी अरब में अपनी मिलें चला रहे हो, वही पैसा पाकिस्तान में लाके पाकिस्तान की मजदूरों को दो ना, यहाँ पे लगाओ ना, यहाँ पे लगाओ। कम से कम लोग यहाँ पे इंडस्ट्री हमारी चले। अच्छा, वहां पे इनकी इंडस्ट्रियां जबरदस्त चल रही हैं, पाकिस्तान में इनकी इंडस्ट्रीज नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? बिजली का बहरान, गैस का बहरान। आप मुझे बताएं ना, बिजली और गैस के बहरान के दौरान ये किस तरह से एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सकती है और इंडस्ट्री फ्लरिश हो सकती है, या एग्रीकल्चर सेक्टर फ्लरिश हो सकता है। मेरी बहन है जी, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, अपनी शकीला बहन की बहुत इज्जत करती हूँ बहन जी मैं आपकी, लेकिन आपने जैसा से कहा ना कि आप लोग मजबूर हुए हैं आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, और मेरी बहन ये नस्ल बचेगी तो अगली नस्ल चलेगी ना। आपने तो जो अभी जिंदा नस्ल है ना, इसको खत्म करने का मुझे तो लगता है ठेका लेकर आप लोग आए हुए हैं। और फिर आप जब बात करते हैं कि जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, भी आप लोगों ने बजट पेश किया है ना, बजट के अंदर आप ही लोगों ने बताया है ना कि हदफ गवर्नमेंट का जीडीपी जो था वो 3 पे था, और यहाँ पे जीडीपी माशाल्लाह से 6 पे लेकर गई। कौन लेकर गई? वो पीटीआई की गवर्नमेंट लेकर गई। एक्सपोर्ट जो हदफ था उससे बढ़ गई, इंपोर्ट कम कर ली गई, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर डेवलपमेंट आई, लोगों को रोजगार मिला। अच्छा, ये इन लोगों की अपनी जबानी है। फिर बात करते हैं कि जी बिजली की, मतलब 4 साल हम आए तो दूसरे दिन से बिजली वो ये हो गया वो हो गया। और बहन मेरी, 4 साल से हमने बिजली मुसलसल लोगों को दी है, मुसलसल लोगों को दी है। दूसरे दिन आई आपकी ऐसी गवर्नमेंट की, पीडीएम की, मैं कहती हूँ कि एक नहूसत पड़ी है कि पूरे मुल्क के अंदर लोग बिजली के लिए तरस के रह गए। अच्छा, इन लोगों की बिजलियां चल रही हैं, सोचते भी अवाम का एसी के अंदर बैठ के सोचते हैं। जब एसी के अंदर बैठते हैं ना तो उनके दिल बड़े रोते हैं, कहते हैं हाय हम तो एसी के ठंडे कमरे में बैठे हुए, अवाम हमारी बेचारी। और बैठो ना बिजली, बगैर बिजली के बैठो तो पता चले कि जब बिजली नहीं होती है तो अवाम किस तरह से उसकी हालत होती है। तो बात ये है कि ये जो इस वक्त यहाँ पे सिर्फ आए हैं, ये अपने आप अपनी अदालतों से अपने आप को, अपने मुकदमे खत्म कराने के लिए, नैब को खत्म करने के लिए, ईवीएम को खत्म करने के लिए, सारा ये लोग महफूज हो जाए। बाकी नहीं, अवाम से कोई लेन देन नहीं है मेरी बहन। हम जा रहे थे, हमने कहा अच्छा चले, बात आ जाती है कि जी हमने आईएमएफ से, ओ यार हमने अगर आईएमएफ से मुआहदा किया होता तो उसका खमियाजा भी हम खुद भुगतते ना, छोड़ देते ना हम लोगों को। आप नहीं छोड़ा, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता था कि कुछ अरसे खान साहब रहा तो जो हमारी करप्शन, जो हमारी बदउनवानियां जो हम करके गए हुए हैं, और जिस तरह से लोगों का हमने लूट खसूट के जो हम पैसा लेकर गए हुए हैं, तो वो तो हमारे गले कैसे निकालेगा। तो इन लोगों को तकलीफें इस बात की थी जी, ये अवाम की मोहब्बत और प्यार नहीं है, ये इन लोगों की अपनी जात है। वो बताए ना, वो चोर कहाँ गए? इमरान आगे उसके जो अंडर काम कर रहे थे, उसकी नाक के नीचे वो सारी चोरी हो रही। शकीला बाजी की आवाज दे दे, शकीला बाजी का फ्लोर दे दें जी। वो जो इमरान खान की तो नाक के नीचे काम कर रहे थे ना, मेरी बहन तुम्हारा तो लीडर ही चोर है, तुम्हारा तो लीडर चोर है। वो तो उसके नाक के नीचे कोई काम कर रहा था, तुम्हारा तो लीडर खुद भी चोरी कर रहा था और लोगों से भी चोरी करवा रहा था। अभी भी जो इनकी कैबिनेट है जी, अभी भी इनकी कैबिनेट है, 60% लोग इनके मुख्तलिफ मुकदमात में जी इन्वॉल्व हैं। उन लोगों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की उन पे एलिगेशंस लगी हुई हैं, और वो वहां पे जी बैठे हुए पाकिस्तान को चलाएंगे। और ये लोग पाकिस्तान को चलाएंगे, जो क्रिमिनल्स हैं ये पाकिस्तान को चलाएंगे। जब क्रिमिनल्स आएंगे तो फिर देख लें पाकिस्तान का यही हाल होना है, पाकिस्तान में तरक्की शरक्की नहीं करनी है। सही है जी। शकीला बाजी क्या कह रही थी आप जी? शकीला बाजी का माइक दे प्लीज, फ्लोर दे। देखिए रिदा, मेरी बात सुने, मैं ये कह रही हूँ कि हमें चोर चोर कह रहे हैं ना, तो हम जब चोर थे तो हमें आते साथ तो नैब के हवाले एक एक बंदे को कर दिया, किसी के ऊपर हीरोइन डाल दी, किसी के ऊपर जो है वो हर तरह के केस बगैर उसके बनाए थे ना, तो फिर साबित तो कुछ कर ना सके, कुछ साबित हुआ काफी 4 साल इन्होंने पूरा जोर लगा दिया। ये इस तरह की बातें करते हैं जो अपने अंडर इसकी इमरान खान जो नेकोकार था, जो मदीना की रियासत की बात करता था, उसके नाक के नीचे आप बताएं बिजली चोरी नहीं, चीनी चोरी नहीं हुई,
आप बताएं वहाँ पे गैस प्राइसेस में देखिए उनके नाक के नीचे नहीं हुई, हर चीज उनके माफिया उनके नाक के नीचे काम करता रहा और किसी को इन्होंने जो है वो किसी को वो केस नहीं उसके खिलाफ होने दिया। आप बताएं जो अद्वियात की कीमत 500% बढ़ी, किसके नीचे हुई? इनके नीचे हुई। और ये क्या बातें करते हैं, हमें चोर चोर बात करते हैं। हम आपकी तरह नहीं है। आप तो चाहते थे कि ये जो इसलिए तो आपकी गठजोड़ आप सकता था और हमें पहले बता दिया जाता था आज फलाने ने जो है ना वो पकड़ा जाएगा, आज अब फलाने की बारी है। अब खुद ही ये बताते थे इमरान साहब जो थे बताते होते थे, इसलिए कि वो इनके अंडर काम करते थे। अब जो देखें जब जिनको ये कहते थे हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे, हमारी बड़ी दोस्ती है, हम ऐसे करेंगे, आज उनके खिलाफ हैं। आज हर वक्त अब इनके वो जो कभी कहते हैं वो हो गए, क्या कहते हैं वो लफ्ज बोलते हैं ये रिदा बताओ जरा क्या बताते हैं वो लफ्ज बोलते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, ये जो कहते हैं न्यूट्रल हो गया है। हाँ। न्यूट्रल का ये जो नई नई चीजें इजाद करते रहते हैं, न्यूट्रल का लफ्ज कभी कोई लफ्ज, ये न्यूट्रल के अब कभी उनके खिलाफ कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब इनको उस वक्त भी खुश नहीं थे जब सारे अदारे इनके अंडर थे, सारे इनके इसका साथ 100% इसका साथ मिल रहा था। तो ये तो है ही इस तरह के बदकिस्मत है कि इन्होंने काम ही नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अपोजिशन को जो है वो जेलों में डालने के लिए काम किया, इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज तो हम कभी भी ना इनका पीछे हम कहते 5 सालों के बाद ये खुद जो है आए इलेक्शन में आए। अच्छा चले, अच्छा शकीला बाजी, ये आपके और उस्मा बाजी की तो डिबेट है वो मैं इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। मैं जरा उसामा कादरी साहब की तरफ भी चले जाऊँ, though he was also on somewhere else on one other TV channel, so now he is joining us as well. थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन हमने उनको दिया हुआ था टाइम 30 का। थैंक यू सो वेरी मच उसामा भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बस माजरत मैं लेट हो गया किसी चले देर आए दुरुस्त आए। आप लोग वैसे ही थोड़ी सी देर में समझ आती है बात लेकिन दुरुस्त समझ आ जाती है जैसे कि आजकल आ रही है। ये बताएं कि ये बताएं कि रिकॉर्ड बोल रही हो तुम। हाँ नहीं तो सही है ना, देर आए दुरुस्त आए और क्या कहूँ। थोड़ी समझ आती है लेकिन देर से समझ आती है। अच्छा ये बताएं उसामा भाई, मैं जानना चाह रही थी कि कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वसीम अख्तर साहब की और जिस तरह की कल उन्होंने निजी चैनल पे भी गुफ्तगू की है, उसके बाद से तो इट्स वेरी क्लियर कि यू पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस गवर्नमेंट। तो ये जो इससे फ्लेयर अप होने का सारा मामला है, इसकी वजह सिर्फ लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं बने या फिर और भी वजूहात हैं? देखिए इसमें जो है ना एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि एमक्यूएम का मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल यानी रोज़े रोशन की तरह आया है कि एमक्यूएम ने जो मुआहिदात किए थे उसमें बुनियादी मकसद ये था, इन तमाम नुकात का जो बुनियादी मकसद ये था कि दही और शहरी सिंध की तफरीक को ख़त्म किया जाए और जो लड़ाइयाँ और जो हिजरतें और जो नफरतें पैदा हो चुकी हैं उसके ऊपर मट्टी डालकर दोनों जमातों के बड़े और सियासी रहनुमा जो हैं वो इस पर बैठकर इस पर मट्टी डालें और आगे बढ़कर सिंध के इस्तेहकाम की और पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की बात की जाए। बदकिस्मती है कि जो मुआहिदा हुआ उसमें देखिए नुकात छोटे छोटे से सब आईनी और कानूनी है कि जिसमें से एक नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि इसको उसकी अकल रूह के साथ जो है नाफिजुल अमल किया जाए। अगर वो नुक्ता भी जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में 140A का आ चुका है और उस पर भी कानून साजी करने में सिंध की सूबाई हुकूमत जो है वो ले तो लाल से काम ले रही हो और उस पर इम्प्लीमेंट करने की जो है वो ख्वाहिश न रखती हो, तो बताइए उसमें क्या एमक्यूएम का फायदा है? 140A का निफाज होगा तो सिंध के तमाम इजला में जो म्यूनिसिपल कमेटियां होंगी, जो वहां पर जो है यूसीज होंगी, जो टाउन होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, तो उनको फायदा होगा। उसमें एमक्यूएम का कोई कश्मीर में एमक्यूएम का कोई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थोड़ी लग जाएगा, लाड़काना में कोई डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन उर्दू बोलने वाला थोड़ी लग जाएगा। अब अगर इस चीज को भी जो है इतनी तंग नजरी और तंग दिली के साथ अगर ये किया जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर तो हमारा ये वसीम अख्तर भाई का ये जवाब तो बनता है कि वो नाराजगी का इजहार करें, उनका बनता है कि वो गुस्से का इजहार करें। हमने जो है अदम एतमाद की तहरीक में अपना हिस्सा डालकर
अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया, अपने लोगों की नाराजगी भी मोल ली है। यानी कि ये बात आप मान गए आज, मैंने सही कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, कि आपने नाराजगी मोल ली अपने लोगों की और सियासत को नुकसान भी बहुत ठीक किस्म का पहुंचाया। लेकिन मुल्क के मफाद में हमने कहा कि फिर हम जाएंगे, जब जाना होगा अवाम के पास जाकर हम ये बताएंगे कि मुल्क के मफाद में और नफरतों के खात्मे के लिए हमने ये कदम उठाया था। लेकिन आज भी अगर उसको हमारी कमजोरी समझा जाए, हमने तो इन सियासी जुआमा को लेकिन क्लियर मौकिफ आ गया पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसामा भाई, क्लियर मौकिफ आ गया है ना पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जी दे आर गोइंग टू हैव द मेयर ऑफ द पार्टी इन कराची, वो कैटेगोरिकली कह रहे हैं। तो फिर अब आप लोग क्या करेंगे? पीपल आर इंटैक्ट स्टिल या और नॉट? देखिए, ताकत के जोर पर जो है वो आप जमीनों पर कब्जा कर सकते हैं, आप जो है शहरों पर कब्जा कर सकते हैं, बंदूकों के जोर पर आप जो है मुल्क और सूबे और शहरों को फतह कर सकते हैं, लेकिन दिलों पर कब्जा नहीं कर सकते। आप जो है सही फेयर इलेक्शन करा के देख लीजिए, सिंध के लोगों को जो हम आपस में मिलाने की बात कर रहे थे, इनके जो ये 14 इजला में इलेक्शन हुए हैं, इसने इनकी नफरत को जो है उभार कर सामने लाकर खड़ा कर दिया है और बता दिया है कि हम किसी भी तौर पर आपको कबूल करने को तैयार नहीं है। अब मेरे सोचने की तो बात हो गई यहाँ पर खत्म। अब सोचना उनको है कि जिन्होंने इस पाकिस्तान के चारों सूबों को जोड़ कर रखना है, चलाने के लिए करना है। अगर ज्यादतियों के सिलसिले रहे तो फिर कहाँ की जमहूरियत और कहाँ का इस्तेहकाम और कहाँ की मईशत, तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। अब फिर मैं पुरानी अपनी बात जो अक्सर असेंबली में मैं पहले कहा करता था, जो अब मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, मैं फिर बोलूंगा कि क्या सिंध देश की राह हमवार हो रही है? क्या पाकिस्तान से कोई नया बदला लेने की साजिश की जा रही है? अब मेरा नुक्ते नजर फिर वहीं पर आकर जो है मैं अटक जाता हूँ कि शायद जो है अब जो है दोबारा उसी नहज पर जो है ले जाने की कोशिश की जा रही है। Have you discussed this reservation with PMLN? जहाँ हमारे जो रहनुमा हैं उनकी मुलाकातें जो है वो हुई हैं। Have you discussed with the Prime Minister? आपने उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात और ये जो खदशात है आपके उसे आगाह कर दिया प्राइम मिनिस्टर को? बिल्कुल। असल में MKO का मसला जो है क्योंकि कल के इशाइये में तो कोई गिले शिकवे नहीं किए गए वजीर आजम से। देखिए, गिले शिकवे करने के लिए क्या आपने असेंबली में मेरी परसों की तकरीर नहीं सुनी? बिल्कुल क्या आपकी नजर से नहीं गुजरी? क्या वो मैंने मोहब्बतों की बात की थी उसमें? क्या मैंने जो है वो समझौतों की बात की थी? मैंने एहसास दिलाया था कि देखिए, हमारी वजह से जो है लोग जेलों में जाने से बच गए, हमारी वजह से लोग नए केसेस से बच गए, हमारी वजह से लोग जो है वजारत उज़्मा और गवर्नरी और वजारत आला की सीटों पर बैठ रहे हैं। और मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैं तो आपसे कुछ मांगता ही नहीं हूँ, मैं तो आपसे पानी का सिस्टम मांगता हूँ। मैं अच्छा, आपसे कचरे अगर ये मसला यही रह गया और नहीं हल हुआ और पीपल्स पार्टी अपनी जिद पे रही, तो विल यू बी पार्ट फ्रॉम योरसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट? आप उसकी जो आपकी इस वक्त मखलूत हुकूमत है उससे अलग हो जाएंगे? देखिए, आगे खाई है और पीछे समंदर है, और बदकिस्मती ये है कि हम हमेशा एक जो है वो अबूर करने की कोशिश करते हैं तो दूसरी मुश्किल और मसाइल हमारे सामने। Will you part yourself away from the government or not? देखिए, हम हिस्सा हैं और हम जो है किसी भी ऐसे लम्हे पर हुकूमत को छोड़ने की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या मुझे नाराज होने का इख्तियार भी नहीं है? क्या मुझे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने का भी इख्तियार ना हो? क्या मैंने कोई गुलामी की है या मैंने अपने मसाइल के हल की बात की है? ऐसा नहीं है। मैंने जो है अपने शहर के लोगों के हुकूक की बात की है। अगर वो नहीं देंगे, मैं आखिरी हद तक जाऊंगा और फिर उसके बाद अगर मेरी जमात चाहेगी, जो वो फैसला करेगी, उसको फिर यकीनन सिंध के शहरी आवाम जो है वो कम से कम ये रियलाइज करेंगे कि मोहब्बतों की भी बात की, हमने जो है नफरतों को मिटाने की भी बात की, और अगर इस पर भी ये राजी नहीं है और मुतलकुल अन्नान हाकिम की हैसियत से जो है वो सिंध के शहरी इलाकों को चलाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि सिंध का शहरी आवाम बाशऊर है,
वो जो है ठीक है, जबरदस्ती तो कब्जे ठीक किए जा सकते हैं, लेकिन ठीक है दिलों उसामा, पर जो है ठीक है राज उसामा नहीं भाई, किया ठीक है जा उसामा भाई, आपका वजह माइंड आ गया। शकीला साहिबा, सिर्फ मेरे पास 10 सेकंड्स है, इसमें वाइंड अप एक जुमला बता दीजिए जो ये कह रहे हैं कंक्लूडेड पे मैं जा रहा है जी। मैं बिल्कुल उसामा भाई जो है उनकी बिल्कुल उन्होंने सही बातें की है, मैं उनके साथ एग्री करती हूँ ठीक है, कि इत्तेहादी तो हुकूमतों आप ने अग्री जो करते हैं तो आप मिलकर पीपल्स इंडिया पार्टी से फिर मुकदमा लड़ेंगे यानी कि एमक्यूएम का, राइट? नहीं मुकदमा नहीं, बिल्कुल हम उसके बारे में उनसे कहेंगे कि भाई जो आपने वादे वही किए थे वो इनके पर पूरे किए और उनकी जायज बातें ठीक है, थी। समझ आया, आ और गया, जिसमें पॉइंट आ गया, हाँ आ गया, ठीक है, वेरी गुड। जी उस्मा बाजी 10 सेकंड्स है बस जी। मैं तो जी यही कहूंगी कि अल्लाह तबारक ताला ने इन लोगों को बेनकाब करना था अवाम के सामने, और अल्लाह ने बहुत अच्छे तरीके से बेनकाब किया। तो इंशाअल्लाह ताला अवाम पाकिस्तान की है, और नेक्स्ट टाइम वजीर आजम इमरान खान साहब होंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा भाई आपका, शकीला साहब आपका, और उस्मा रियाजुद्दीन साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। आज बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट रही है इस प्रोग्राम में, और नाज़रीन खास तौर पे जो अवामी मसाइल हैं इसके हवाले से बात हुई है, और अगर फैसले लेने हैं पार्टीज़ को और अपनी सियासत के हवाले से उन्होंने आगे बचानी है और जनरल इलेक्शन में जाना है, तो अवामी फैसले लेने होंगे, अवाम की दिल की तर्जुमानी करनी होगी। मुश्किल फैसले ज़रूर करें, लेकिन ये सोच के करें कि अवाम की जो तर्जुमानी और अवाम के दिलों का जो हाल है वो क्या है और उनकी क्या सूरत हाल है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बानी दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।